Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dentistry with Dr. M. After a long break, we are going to start the past papers of FCPS Part 1 Dentistry from the August 2024 evening. So I hope you all have enjoyed the Eid. So let's continue the past papers now. Question 1, site of tracheostomy in adults. तो इसमें आंसर होगा C2. अच्छा, इसमें आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है, C2 ग्रेटर देन C3. तो एडल्ट्स में सबसे पहले आपने C2 को चूज़ करना है और फिर C3 को, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो. और अगर यही क्वेश्चन चाइल्ड में पूछते या चिल्ड्रन में पूछते तो आपने सीक्वेंस याद रखनी है C3 ग्रेटर देन C4. तो चाइल्ड में हम जो ट्रेक्योस्टोमी करते हैं ना वो थोड़ा ऊपर करते हैं, तो C3 ग्रेटर देन C4 आपने याद रखना है. तो उसको आप कैसे याद रखेंगे, आप याद रखें काउंटिंग वाली सीक्वेंस 2 3 4. ठीक है, 2 3 4 कैसे, तो साइट ऑफ ट्रेक्योस्टोमी एडल्ट्स में C2 ग्रेटर देन C3 और चाइल्ड में C3 ग्रेटर देन C4. तो इस तरीके से आसानी हो जाएगी याद करने में. उसके बाद है ओनली एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पोस्टीरियर क्रिको एरेटनॉइड. देखें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ना एनाटॉमी के, वो आप नोट कर लें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो लैरिंग्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द हेड एंड नेक. आर्टरी पल्पेट इन ग्रूव बिटवीन इंफ्राहायड एंड ट्रेकिया. तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी. दिस इज़ ऑल्सो अ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. और देखें जिसमें ये जो इस क्वेश्चन में जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज और वेन्स. तो ये सारे आपने एनाटॉमी स्नेल से पढ़ें या कोई BCQs करें, इट्स अप टू यू. तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनाटॉमी स्नेल एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि उसमें कोर्स वगैरह इंपॉर्टेंट लिखे हुए होते हैं. उसके बाद फिर आप AA से प्रैक्टिस करें. और अगर हो सके तो आप अलग अलग से एक एक करके जो ऑप्शंस में हैं वो आप ChatGPT से भी BCQs कर लें. तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी न्यू क्वेश्चंस की. ठीक है. और AA में जहाँ पे भी जो टॉपिक्स आएँ आर्टरीज और वेन्स के, वहाँ पे आप टॉपिक्स लिख लें कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का क्वेश्चन है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का क्वेश्चन है. तो इस तरीके से आपको एंड में रिवाइज करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह. रीजनरेशन ऑफ लिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, तो रीजनरेशन जो होती है वो हाइपरप्लेशिया के थ्रू होती है. लिवर की जो रीजनरेशन होती है वो हाइपरप्लेशिया के थ्रू होती है. तो ये पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है विद एग्जांपल्स. इन सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड बिटवीन इंटरनल प्रोटीन एंड लिपिड्स. जो इंटरनल प्रोटीन और लिपिड्स के जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के होते हैं. ये बहुत ज़्यादा भूलने वाली चीज़ है. तो आप जब आप क्वेश्चन देखेंगे ये वाले क्विक हिंट्स में जो सेल फिजियोलॉजी के हैं, तो यही पॉइंट्स उसमें लिखी हुई हैं. लेकिन आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है कि जो बॉन्ड पूछे आपका इंटरनल प्रोटीन और लिपिड्स के थ्रू, तो वो होता है हाइड्रोफोबिक ग्रेटर देन हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट. ठीक है, तो अगर हाइड्रोफोबिक अगर ऑप्शन में हो जैसे इसमें है, तो आपने सबसे पहले उसको चूज़ करना है. अगर वो ऑप्शन में ना हो देन हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट को चूज़ करना है. अब एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करें कि प्रोटीन और लिपिड्स क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उससे आप याद रखें कि हाइड्रोफोबिक इनमें इंट्रैक्शन होगी. सिमिलरली अगर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन होती हैं, तो वो आपने सीक्वेंस याद रखनी है हाइड्रोजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोजन सबसे पहले आपने चूज़ करना है. अगर वो ऑप्शन में ना हो तो फिर आपने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक को चूज़ करना है. सिमिलरली अगर सेल मेम्ब्रेन का बॉन्ड पूछें तो उसमें जो भी कंटेंट्स हों उनमें जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है, तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोजन ग्रेटर देन हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट. या आप सीक्वेंस लिख लें अपने क्विक हिंट्स में ताकि एंड में आप इनको बार बार रिवाइज कर सकें या मार्क कर लें. ये सीक्वेंस लिखी हुई हैं, सिर्फ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स और लिपिड्स की सीक्वेंस है वो मेंशन नहीं है, तो वो आप लिख लें. ठीक है. बेसल बॉडीज़ आर ड्राइव फ्रॉम. तो बेसल बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी ड्राइव्ड होती हैं किससे, सेंट्रियोल से. दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. पेशेंट विद वॉमिटिंग डेवलप्ड हाइपोकेलमिया विद सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. हाइपोकेलमिया हुई है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से, हमने IV पोटेशियम दी, तो कैसे वो करेगा, सोडियम पोटेशियम पम्प के थ्रू. तो हमें पता है कि जो पोटेशियम होती है वो पम्प के थ्रू जाती है ना, और या सोडियम होती है वो पम्प के थ्रू जाती है. तो दिस इज़ अ कॉमन सेंस क्वेश्चन. मेलेटोनिन अराइजेस फ्रॉम. जो मेलेटोनिन होती है वो अराइज होता है किससे, ट्राप्टोफेन से. ये जो डेरिवेटिव्स हैं बायोकेमिस्ट्री में ये एंड में क्विक हिंट्स में लिखे हुए हैं, ये आप एक दफ़ा पढ़ लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवी नोडल डिले. तो वेंट्रिकुलर फिलिंग एवी नोडल, जितना ज़्यादा डिले होगा ना ऐसे नोड से एवी नोड,
सॉरी ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जब वो एक्शन पोटेंशियल आएगी तो फिर एवी नोड में थोड़ा डिले होता है। वो डिले इस वजह से होता है कि कंप्लीट वेंट्रिकल फिलिंग हो सके। अच्छा, ये आप याद रखें कि अगर ऑप्शन में स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो तो आपने सबसे पहले उसको चूज़ करना है। जब आप BRS के MCQs करेंगे तो इस तरीके से CVS के MCQs आपको बहुत मिलेंगे। तो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग चूज़ फर्स्ट एंड देन वेंट्रिकुलर फिलिंग। Hemoglobin 4.5 with indirect jaundice 4 and reticulocytes 10 most likely। रेटिकुलोसाइट काउंट वैसे भी इंक्रीज़ होता है हेमोलाइटिक एनीमिया में। ये जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ऑप्शंस में। तो जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स मोस्ट कॉमनली पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स में और जो क्विक हिंट्स ऑफ AA में लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड आप अगर समझ के थोड़ा पढ़ें तो आपके लिए BCQ सॉल्व करना बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये जो स्पेशल पैथो में ब्लड वाला चैप्टर है, ये पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप USMLE से कर लें। एटलीस्ट वो टॉपिक्स जो पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं ब्लड डिसऑर्डर्स की, उसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो जब आप एक दफ़ा सिर्फ समझ लेंगे यूट्यूब से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हाफिज़ मोहम्मद एक चैनल है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके BCQ जो रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो आप ले लें, क्योंकि उनके शॉर्ट होते हैं तो आपने वो सुन लेने हैं। अगर आपको ऐसे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो या समझने में मुश्किल हो तो आप उनके लेक्चर्स ले लें, डॉक्टर मोहम्मद जो हाफिज़ हैं उनके। और उसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि जो वो पढ़ाते हैं ना, तो उसमें वो ट्रीटमेंट भी बता रहे होते हैं। तो ट्रीटमेंट आपने सुन लेनी है, लेकिन उस पर ज़्यादा स्पेशल फोकस नहीं देना। आपने सिर्फ वो पॉइंट्स देख लेनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो BCQ पॉइंट्स की वो बता रहे होते हैं। डॉक्टर हाफिज़ आतिफ़ मोहम्मद हैं, कुछ इस तरीके का नाम है, तो आप ये देख लें, ठीक है। और पर्सनली मैंने जो है वो लेक्चर्स लिए थे पैथोमा के, तो मुझे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले जो टॉपिक्स थे वो बहुत कंफ्यूज करते थे और उनके MCQs में सॉल्व कम कर पाती थी। तो मैंने वहाँ से बेसिक थोड़ी पढ़ ली थी। तो वो भी लेक्चर्स लिए थे मैंने डॉक्टर बिलाल के यूट्यूब चैनल से, जो डॉक्टर हमज़ा का चैनल है ना, उसमें डॉक्टर बिलाल पढ़ाते हैं। तो उसमें से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने सिर्फ 3-4 लेक्चर्स ही लिए थे, लेकिन वो शॉर्ट थे और बहुत अच्छे वो पढ़ाते हैं। तो आप देख लें कि जहाँ से आपको अच्छा लगे, समझ आए, तो वो आप पढ़ लें। तो मैं बस सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो हाफिज़ मोहम्मद जो आतिफ़ हैं, शायद उनका नाम है, तो आप उस चैनल से थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो AA के क्विक हिंट्स में लिखे हैं, वो सारे आप पढ़ लें। मिट्रल वॉल एस्कल्टेशन। मिट्रल वॉल की एस्कल्टेशन जो है वो होती है लेफ़्ट 5th ICS इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। आपने इसमें निमोनिक याद रखना है APTM, APTM, और इसके नीचे आप याद रख लें 2245। यानी इसके नीचे अगर आप लिख लेंगे ना, A के नीचे 2, P के नीचे 2, T के नीचे 4, M के नीचे 5, फिर आप लिख लें RLL, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये निमोनिक कैसे है। कि आर्टिक जो एस्कल्टेशन है, A फॉर आर्टिक, वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होती है, ठीक है, और राइट साइडेड होती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया ना APTM, तो 2245 राइट ट्रिपल यानी RLL। तो A के नीचे 2 आ गया और 2 के नीचे R आ गया। तो आर्टिक की जो एस्कल्टेशन है वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस और राइट साइड पे होती है। सिमिलरली P फॉर पल्मोनरी, उसकी सेकंड पे होती है और लेफ़्ट साइडेड होती है। T फॉर ट्राइकस्पिड, उसकी 4th पे होती है और लेफ़्ट साइडेड होती है। M फॉर मिट्रल, उसकी 5th पे होती है और लेफ़्ट साइडेड होती है। तो ये निमोनिक हो गया याद करने का, ठीक है। मिट्रल वॉल एस्कल्टेशन लेफ़्ट 5th ICS मिड क्लेविकुलर लाइन। Enzymes accelerate the reaction by lowering the activation energy. Repeated question. Absence of cartilage in respiratory and terminal ducts differentiates it from trachea. क्योंकि ट्रकिया में जो होते हैं वो कार्टिलेजेस होते हैं, और जब ट्रकिया आगे जाके फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी, ये टर्मिनल्स पे जब बनते हैं, तो फिर उसमें जो रेस्पिरेटरी और टर्मिनल डक्ट्स होती हैं उसमें कार्टिलेजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है ट्रकिया से, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ सिमिटिडीन हेपेटिक एंजाइम इनहिबिशन। अच्छा, जो फार्मा जब आप रफ़ी में या AA से करेंगे ना, तो सिमिटिडीन के मल्टीपल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपने नोट कर लेने हैं। सेफ्टी मार्जिन ऑफ अ ड्रग कैन बी असेस्ड बाय।
तो ये होगा थेरेपेटिक इंडेक्स। अच्छा, इसमें आप एक निमोनिक याद रखें और लिख लें रफ़ीउल्लाह फार्मा में जहाँ पे ये टॉपिक आ रहा है ना, पॉइंट आ रही है, तो उसमें आप लिख लें DP इज़ सेफ्टी मार्जिन। तो D फॉर डोज, P फॉर पोटेंसी, यानी डोज जो है वो पोटेंसी के साथ एसोसिएटेड है या पोटेंसी डोज के साथ एसोसिएटेड है। इज़ I फॉर इंडेक्स और S फॉर सेफ्टी, इंडेक्स सेफ्टी के साथ एसोसिएटेड है। विंडो रेंज के साथ। और उसके बाद ई मैक्स आप याद रख लें कि ई जो है मैक्स वो एफिकेसी के साथ होती है। तो ये एक निमोनिक है याद करने का। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक सोडियम चैनल्स। ई मैक्स ऑफ ड्रग शोज एफिकेसी, ई मैक्स ई को आप याद रख लें। एपिनेफ्रिन काजेज इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या आप बस नोट कर लें, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाती है। अच्छा, अगर आपको मालूम करना हो कि किस तरीके से, तो आप ये चीज़ समझ लें कि एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन जो है ना वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड, यानी उनकी सिमिलरिटीज़ हैं बहुत, क्योंकि जो एपिनेफ्रिन है वो ग्लूकागॉन को इंक्रीज़ करता है। तो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है कि वो ग्लूकोज को इंक्रीज़ करे बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस तरीके से ना। तो मेन जो इसकी पॉइंट है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो एपिनेफ्रिन का भी ग्लूकागॉन की तरह काम होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ठीक है। टेटनस प्रोफाइलेक्सिस इज डन विद टेटनस टॉक्सॉइड। रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोल्ड वेल्डेड। तो एडिजिव गोल्ड जो है वो कोल्ड वेल्ड के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ड्यू टू ऑक्यूलोमोटर नर्व साइड। तो ये क्या होगी, हमारी मिड ब्रेन। अच्छा, इसमें जो लिखी हुई हैं पॉइंट्स वो ये हैं कि जब सिंपली लॉस ऑफ अकोमोडेशन आपसे पूछें तो आपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को चूज़ कर लेना है। लेकिन उसमें अगर मेंशन्ड हो कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्लस ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो उसमें मिड ब्रेन होगा, क्योंकि थर्ड नर्व जो है वो मिड ब्रेन से राइज होती है ना, तो इस वजह से, ठीक है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ड्यू टू साइट ऑफ लेशन, तो ये होगा हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखिए, इसमें ऑक्यूलोमोटर मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हमने जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कर लिया। हाईएस्ट जिंजाइवल कंटोर इज़ प्रेजेंट इन मीजियल एंटीरियर, ये ओरल बायो बस रटा है, आपने रट लेनी है जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आए। सोडियम लोराइल सल्फेट जो है वो डिटर्जेंट के थ्रू एक्ट करता है डेंटिफाइज में। स्ट्रेंथनिंग एजेंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो है वो डेंटल स्टोन है, दिस रिपीटेड क्वेश्चन। तो स्ट्रेंथनिंग एजेंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल में डेंटल स्टोन है, लेकिन अगर यही चीज़ आपसे पोर्सलिन का पूछते तो उसमें क्वार्ट्ज होता। पोर्सलिन का अगर पूछते तो उसमें क्वार्ट्ज होता। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एजेंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल का पूछा गया है, तो उसमें डेंटल स्टोन होगा। 15-year-old girl arrives at the accident and emergency department presenting with anterior open bite and swelling on right preauricular region. Fracture is suspected. Most condylar appropriate diagnostic X-ray you would recommend. देखिए, इसमें swelling बोल रहा है और preauricular region में बोल रहा है और anterior bite के साथ पेशेंट आ रहा है। कंडाइलर के लिए ये एक डायग्नोस्टिक एक्सरे है और मेन आप इसमें पॉइंट याद रखने, एक कंडाइलर और दूसरा स्वेलिंग ऑन राइट प्रीऑरिकुलर रीजन, इसमें होगा हमारा मैंडिबुलर लेटरल ऑब्लिक, ठीक है। मैंडिबुलर लेटरल ऑब्लिक जो है वो डायग्नोस्टिक एक्सरे है। जब आप पास्ट पेपर्स कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप एंड में बिल्कुल रेडियोलॉजी, जब 20 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम आप रेडियोलॉजी के MCQs 1 टाइम कर लें तो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और रेडियोलॉजी आपने छोड़ना नहीं है, रेडियोलॉजी स्टलाइजेशन ये चीज़ें आपने एंड में ज़रूर पढ़ लेनी है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जो असेसमेंट शेप में डेंटिस्ट्री पोर्शन है उसमें आप प्रैक्टिस के लिए जो 92 to 98 क्वेश्चंस हैं ना, उसमें भी एक्सरेज के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से भी आप कर लें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और कुछ मैं आपको पास्ट पेपर्स के रिसेंट में जो आए हुए हैं मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपसे पूछें कि स्लाइवरी स्टोन से पेशेंट को और एक सिनेरियो बना के दें तो उसमें हम कौन सा एक्सरे करेंगे, मैंडिबुलर अक्लूजल व्यू करेंगे। जहाँ पे स्लाइवरी स्टोन्स का बोलें और सिनेरियो बना के, तो आपने वो एक्सरे चूज़ करना है मैंडिबुलर अक्लूजल व्यू। और जहाँ पे भी आपको बोलें एक पेशेंट है उसकी ग्रोथ में असिमेट्री है या सेजोग्रेन सिंड्रोम है यानी ग्लैंड अफेक्टेड है, तो उसमें भी उसमें आपने शिंटीग्राफी करनी है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि शिंटीग्राफी हम ग्रोथ असेसमेंट के लिए या जहाँ पे भी आपको सेजोग्रेन सिंड्रोम का सिनेरियो हो उसमें एक्सरे पूछें या फिर असिमेट्री वर्ड आए,
ग्रोथ अफेक्टेड है तो उसमें आपने शिंटीग्राफी करनी है, और असेसमेंट के लिए भी हम शिंटीग्राफी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आए, फिर बोलें कि डायग्नोस्टिक एक्सरे हम कौन सा करेंगे, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आए जैसे पैरोटिड डक्ट स्वेलिंग है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसमें हम डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन करते हैं। और अगर यहाँ पे असेसमेंट पूछते हैं ना तो फिर हम शिंटीग्राफी करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। और एथमोइडल साइनस की जो व्यू है उसको देखने के लिए हम करते हैं ऑर्थो, जो एक ऑक्सीपिटल व्यू है ना वो वाली करते हैं, ऑक्सीपिटल जो मेंटो व्यू है। अच्छा, मुझे एक्सरे का प्रॉपर्ली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप जब सर्च करेंगे या फिर असेमेन शेप करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद है जब बिलो कोंडाइल आपका हो, मेंशनड हो कि बिलो कोंडाइल है, कोई फ्रैक्चर है, तो उसमें हम कौन सा एक्सरे करेंगे, तो उसमें आपने रिवर्स टाउन्स व्यू कर लेना है। तो जब आप वन टाइम रेडियोलॉजी के एमसीक्यूज़ करेंगे, और असेमेन शेप के 92 to 98 या 100 तक कुछ एमसीक्यूज़ हैं एक्सरे के, मैंने मार्क करके रखे थे उस टाइम, तो डेंटिस्ट्री पोर्शन में, तो वो आप कर लें तो बहुत आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो असेमेन शेप में जिस तरह के सिनेरियोज़ होते हैं ना, उसी तरह के सिनेरियोज़ आपको मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपकी एक दफ़ा में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डेंटिस्ट्री पोर्शन और पैथोलॉजी पोर्शन आपने जितना आप कर सकते हैं आप लाजमी करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। In cell membrane, bond between internal protein and lipids, so hydrophobic interaction greater than covalent and hydrophobic. In stainless steel, which of the following gives it the property of stainless? तो क्रोमियम जो है वो स्टेनलेस करवाती है, ठीक है। Best impression material for the partial denture having deep undercuts, elastomers is a repeated question. और इसके बाद है infants and young children irradiated for the enlargement of the thymus have an increased risk of, एक इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन है उनको हमने इरेडिएट किया थाइमस के इन्लार्जमेंट की वजह से, यानी थाइमस जो है वो इन्लार्ज्ड है, तो हमने उनको ट्रीट किया रेडिएशंस के थ्रू, तो उनमें रिस्क जो होगा वो कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का होगा। जहाँ पे भी थाइमस वर्ड आए और ये सारा स्नेरियो हो रेडिएशंस का, तो आपने कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड करना है। लेकिन अगर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट के रेडिएशंस की बात आती है, तो हम उसमें अगर हमसे पूछते हैं कि कौन सा उसमें ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है या कौन सा टिश्यू अफेक्टेड होगा, तो आपने ल्यूकीमिया ब्लड डिसऑर्डर करना है, और जो टिश्यू अफेक्टेड होता है वो हेमाटोपोइटिक होता है, कि ब्लड डिसऑर्डर है ना तो हेमाटोपोइटिक टिश्यू अफेक्टेड होगा। सिमिलरली अगर बॉम्ब ब्लास्ट की बात आती, रेडिएशंस की बात आती बॉम्ब ब्लास्ट के साथ, और उसमें स्ट्रॉन्शियम मेंशन होता, तो उसमें अगर पूछते हैं कि उसमें कौन सा जो है वो पैथोलॉजी होगी या कौन सा डिसऑर्डर होगा, तो उसमें आपने याद रख लेना है कि जहाँ पे भी स्ट्रॉन्शियम वर्ड आए बॉम्ब ब्लास्ट रेडिएशंस के साथ, तो उसमें आपने ऑस्टियोसार्कोमा करना है, ऑस्टियोसार्कोमा।